नमस्कार, मैं मंजू कोचे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आचार्य पंत श्री ग्रंथमुनि नाम शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत BA तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास को जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी भाषा के विकास को जानने से पूर्व हमें भाषा को जानना नितांत आवश्यक है। भाषा का क्या अर्थ है, भाषा किस तरीके से हमारे पास आई, यह जानना भी हमें बहुत आवश्यक है। भाषा के संदर्भ में कहना चाहूँगी कि हमने प्राचीन समय से ही सुना हुआ है कि मनुष्य के पास जब कोई भाषा नहीं थी तो वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कंदराओं गुफाओं में शैल चित्रों के माध्यम से विभिन्न आकृतियों के माध्यम से अपनी भाषा को व्यक्त करता था। जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया और धीरे धीरे भाषा ने विकास किया, मनुष्य के विकास के साथ साथ भाषा ने भी विकास किया। तो भाषा की परिभाषा को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाषा का अर्थ है कहना या बोलना। भावों, विचारों और मनोभावों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य जिस माध्यम का उपयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा की परिभाषा को हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से निश्चित सार्थक ध्वनियों, शब्दों के समूह को भाषा कहते हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं, संवेदनाओं को एक दूसरे तक संप्रेषित करता है। ये तो हो गई भाषा की एक सामान्य सी प्रक्रिया। भाषा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि भाषा का रूप विराट है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा को हम अभ्यास से सीखते हैं, भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, अभ्यास के द्वारा हम सीखते हैं। मनुष्य जो है विभिन्न भाषाओं को अभ्यास के माध्यम से सीख लेता है। जिस समाज में रहता है वो विभिन्न तरीके की भाषाओं को ग्रहण कर लेता है। आगे हम बढ़ते हुए भाषा के रूप को देखते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत वह भाषा जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं, या तो हमारे पास जो लिखित साहित्य रहता है, पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, या ऐसा लिखित साहित्य जो माध्यम है, लिखित माध्यम का प्रचुर भंडार है हमारे पास, वो हमारे मौखिक लिखित साहित्य के अंतर्गत, लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। इन दो भाषाओं रूपों के अलावा हमारे पास एक और रूप है जिसे हम इस भाषा के रूप में सांकेतिक भाषा के रूप में कहते हैं। सांकेतिक भाषा यदा कदा हम भी मौखिक और लिखित भाषा की जहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती वहाँ हम सांकेतिक भाषाओं, ऐसा लगता है कि हम मौखिक और सांकेतिक भाषा में असमर्थ हैं, वहाँ हम लिखित सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स या यातायात के जो संकेत होते हैं वो मुख्यतः सांकेतिक भाषा के रूप में होते हैं। ये तो हो गया भाषा की परिभाषा और भाषा के रूप। अभी तक हमने हिंदी भाषा के विकास को समझने से पूर्व थोड़ा सा प्रकाश भाषा के ऊपर डाला। भाषा के संदर्भ में हमने जाना कि भाषा का अर्थ होता है कहना या बोलना। भाषा भावों, विचारों, मनोभावों को व्यक्त करने का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों को एक दूसरे तक संप्रेषित करता है। भाषा की सामान्य परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं उच्चारण अवयवों से निश्चित सार्थक ध्वनि शब्दों के समूह को भाषा कहते हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य एक दूसरे तक अपनी भावनाओं, विचारों को व्यक्त करता है। उसी तरीके से भाषा के रूपों को पर भी हमने देखा कि भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। एक तो है मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा, और एक तीसरा रूप भी हमें देखने को मिलता है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये तो हो गया भाषा के संबंध में सामान्य परिचय। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भाषा परिवार को जानने का प्रयास करते हैं। आपस में संबंधित भाषाओं को भाषा परिवार कहते हैं। कौन भाषाएं किस परिवार में आती हैं, इनके लिए वैज्ञानिक आधार हैं। इस समय संसार की भाषाओं को 3 अवस्थाओं में रखा गया है।
पहली अवस्था है, हमारी भाषाओं की पहली अवस्था है। इसमें देखते हैं विभिन्न देशों की ऐसी प्राचीन भाषाएं जिनका अध्ययन एवं वर्गीकरण पर्याप्त सामग्री के अभाव में नहीं हो सका है। ऐसी भाषाएं पहली अवस्था में हैं, जो कि उदाहरण के रूप में मेसोपोटामिया की सुमेरी भाषा, उसी तरीके से इटली की एत्रस्कन भाषा है। इसी तरीके से हम भाषा परिवार के अंतर्गत जिन भाषाओं की 3 अवस्थाओं की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें दूसरी अवस्था में ऐसी भाषाएं हैं जिनका सम्यक शोध के अभाव में अध्ययन एवं वर्गीकरण प्रचुर सामग्री के होते हुए भी नहीं हो सका। बास्क, बुस्मन, जापानी, कोरियाई, अंडमानी आदि ऐसी भाषाएं हैं जिनका प्रचुर सामग्री तो उपलब्ध है, परंतु शोध के अभाव में इनका वर्गीकरण अध्ययन नहीं हो पाया है। और तीसरी ऐसी अवस्था है जिसमें ऐसी आधुनिक भाषाएं हैं जिनका अध्ययन एवं वर्गीकरण हो चुका है, जिनमें ग्रीक, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाएं, आधुनिक भाषाएं सम्मिलित हैं। ये तो हो गया भाषा की जो अवस्थाएं जो अभी वर्तमान में विश्व में हैं। अब विश्व के प्रमुख भाषा परिवारों को हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। हम बताना चाहेंगे कि विश्व में लगभग 7000 से अधिक भाषाएं हैं और ये भाषाएं जो है आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ऐसी भाषाएं जो एक दूसरे से कहीं न कहीं आपस में संबंध रखती हैं भाषा परिवार कही जाती हैं। विश्व में प्रमुख रूप से 10 विश्व की भाषाओं को 10 प्रमुख भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है, जिनमें से प्रमुख भाषा परिवारों के संदर्भ में हम यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे। विश्व के प्रमुख भाषा परिवार में प्रथम स्थान है भारत यूरोपीय भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार, जिसे आर्य भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है। यह समूह जो है भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली आदि इस समूह से संबंध रखती हैं। लगभग पूरे विश्व के लगभग 45% लोग इस परिवार की भाषा बोलते हैं। अगली भाषा परिवार के रूप में हम देखते हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार। विश्व में जनसंख्या के अनुसार चीन जो है विश्व की जनसंख्या में सबसे बड़ा अहम रोल अदा करता है और सबसे जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो विश्व में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी भाषा मंदारिन है, जो उत्तरी चीनी के नाम से भी जानी जाती है। इस परिवार से संबंध रखती हैं। चीन तिब्बत में मुख्यतः ये इन भाषाओं का व्यवहार किया जाता है, इस परिवार से संबंधित भाषाओं का व्यवहार किया जाता है। अगले भाषा परिवार के रूप में हम देखते हैं सामी हामी भाषा परिवार या अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार। इस परिवार के अंतर्गत आरामी, असीरी, सुमेरी, अक्कादी, कनानी आदि शामिल हैं, और आजकल अरबी और इब्रानी जो है इसकी प्रसिद्धतम भाषाएं हैं। विश्व के प्रमुख भाषा परिवारों में द्रविड़ भाषा परिवार भी एक बहुत बड़ा भाषा परिवार है। भारत के दक्षिण में बोली जाने वाली भाषा है इसमें शामिल। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अलावा है यूराल अतलाई कुल, जिसे तुरानी, सीदियान, फोनी, तोतारिक और तुर्क मंगोल मंचू कुल भी कहते हैं। साइबेरिया, मंचूरिया, मंगोलिया में इसका क्षेत्र विस्तृत है। तुर्की, ततारी, किर्गिज़, मंगोली, मंचू इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। अभी तक हमने विश्व भाषा परिवार के बारे में जाना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चूँकि हमारा विषय है हिंदी भाषा के विकास, तो हिंदी भाषा के विकास को समझने की पूर्व हमें भाषा और विश्व के भाषा परिवार और विश्व के भाषा परिवार के साथ साथ भारतीय भाषा परिवार को भी जानना बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं भारत के भाषा परिवार के बारे में। तो भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार हैं। भारोपीय भाषा परिवार,
आर्य भाषा, जिसे आर्य भाषा परिवार कहते हैं, इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 73% है। दूसरे भाषा परिवार के रूप में है द्रविड़ भाषा परिवार, और जिसके बोलने वालों की संख्या भारत में लगभग 25% है। इसी तरीके से आस्ट्रिक भाषा परिवार, जिसे कोल या मुंडा भाषा परिवार कहते हैं, जिसके बोलने वाले लगभग 1.3% हैं। और चौथी भारत के भाषा परिवार में सम्मिलित है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, जिसे नाग भाषा परिवार भी कहते हैं, और इनके बोलने वाले 0.7% हैं। सर्वप्रथम हम भारोपीय भाषा परिवार को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, रोमानी, असमिया, गुजराती, मराठी आदि सम्मिलित हैं, और यह क्षेत्र उत्तर भारत के क्षेत्र के अंतर्गत भारत का उत्तर भारतीय। अगले भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार भारत के दक्षिणी भागों में है, जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि इनकी प्रमुख भाषाएं हैं। तुलु जैसी अन्य भाषाएं भी इस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत अगले भाषा परिवार के रूप में हैं 4 प्रमुख भाषा परिवार हैं। उनमें से अगला तीसरा भाषा परिवार है आस्ट्रिक भाषा परिवार। आस्ट्रिक भाषा परिवार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम के क्षेत्रों में इस भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें मुंडारी, हो, संथाली, खड़िया, सावरा इत्यादि भाषाएं हैं। और इस भाषा परिवार की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, व्यवहार की जाने वाली भाषा संथाली है। अगले भाषा परिवार के रूप में है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बोली जाती है। नागा, मिजो, महार, मणिपुरी, तांगफूल, खासी, दफला, चंबा, बोडो, तिब्बती, लद्दाखी, लेविया, आओ इत्यादि इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और भाषा परिवार है, जिसे अंडमानी भाषा परिवार के रूप में जानते हैं, जिसकी खोज अभी कुछ समय पूर्व ही एक भाषा विज्ञानी प्रोफेसर अन्विता अब्बी ने की है। और इसके अंतर्गत ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास बोली जाती हैं, और जिसे अंडमानी भाषा परिवार कहा जाता है। अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा आदि इस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ये तो अभी तक हमने बात की भाषा और विश्व के भाषा परिवार, भारत के भाषा परिवार, भारत के भाषा परिवार। और अब हम बात करते हैं हिंदी के विकास की। तो जहाँ तक हमने देखा कि हिंदी का जो विकास है भारोपीय भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार से हुआ है। तो आर्य भाषा परिवार के कालों को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है, जिसे हम देखते हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में विभाग किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, और इसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। और तीसरी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। ये तो हो गया भारतीय आर्य भाषा, जिन्हें 3 भागों में विभक्त, जिसके मोटे तौर पर 3 कालखंड देखने को मिलते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 से ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक। हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, इसमें इसकी प्रमुख भाषा रही है संस्कृत। इसके पूर्व हमने जाना है कि प्राचीन आर्य भाषा का जो क्षेत्र रहा है वो भारत के उत्तरी क्षेत्र में रहा है।
मध्य और भारत का जो उत्तरी संपूर्ण क्षेत्र है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। और इसी प्राचीन आर्य भाषा की प्रमुख भाषा रही है संस्कृत। और संस्कृत के उस काल में दो रूप देखने को मिलते हैं, एक था वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसका कालखंड रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व, वैदिक संस्कृत का यह रूप वैदिक संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा प्राचीन उपनिषदों में मिलता है। इन सभी में भाषा को कोई एक सुनिश्चित रूप नहीं है। वैदिक संस्कृत और जो दूसरी जो प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत जो संस्कृत है, संस्कृत के दो रूप जो हमने देखने को मिला, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का कालखंड रहा है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्दों का प्रयोग इसमें सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है। वैदिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों में हमने देखा वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि, और लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रामायण, महाभारत लौकिक संस्कृत में लिखे गए। अभी तक हमने बात की प्राचीन आर्य भाषा और प्राचीन जो आर्य भाषा रही है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और उसकी प्रमुख भाषा रही है संस्कृत। और संस्कृत के दो रूप हमने देखे, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व, और इसमें प्रमुख रूप से जो रचे गए वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि। लौकिक संस्कृत उस समय के वाल्मीकि रामायण, महाभारत, ये लौकिक संस्कृत में रचनाएं की गई। अब बात करते हैं हम मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की। मध्य भारतीय आर्य भाषा, इसका कालखंड रहा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा के इतिहास का मध्यकाल मूलतः प्राकृतों का काल है। प्राकृतों के मूल में वैदिक कालीन जन भाषाएं हैं। संस्कृत जब देवभाषा बन गई तो वह साधारण जनों के लिए दुर्बोध हो गई। इसके स्थान पर जन भाषाओं को विकसित होने और उसे साहित्यिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त मिला। पीढ़ी परिवर्तन, सामाजिक बदलाव, अनार्य जातियों के संपर्क के कारण कई ध्वनियाँ लुप्त हो गईं या परिवर्तित हो गईं, जिससे भाषा का एक नवीन रूप सामने आया। 500 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्य भाषा का मध्यकाल शुरू होता है और लगभग 1000 ईस्वी तक चलता है। मध्य भारतीय आर्य भाषा के काल में तीन भाग विकसित हुए, या हम ये कह सकते हैं कि मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुईं। एक तो पहली भाषा रही पाली भाषा, इसका कालखंड रहा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी। दूसरी प्राकृत भाषा 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी। और तीसरी भाषा के रूप में विकसित हुई अपभ्रंश भाषा, जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी नीति उपदेश आदि हैं, जिन्हें पाली भाषा में ही लिखा गया, बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए। पाली भाषा का समय 500 ईस्वी पूर्व से लेकर पहली शताब्दी तक माना जाता है। और पाली शब्द की उत्पत्ति के संबंध में भी विद्वानों के मत विभिन्न हैं। 4वीं शताब्दी में मूल त्रिपिटक के अर्थ में पाली शब्द का प्रयोग मिलता है। तो हम जहाँ तक पाली की बात करते हैं, पाली के संदर्भ में भी नामकरण किस तरीके से पाली हुआ, तो पाली की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। पंक्ति, पल्ली अथवा पाटली, पर्याय आदि से पाली भाषा का विकास हुआ, ऐसा कहा गया है। ऐसा कहा गया है, ऐसी मान्यता है।
मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की दूसरी भाषा के रूप में प्राकृत भाषा, जिसका समय 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी, प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा के विकास के दूसरे स्तर पर उभर कर आई और इसके सामान्यतः 2 अर्थ प्रयोग में आए। एक तो जनसाधारण की भाषा, प्राकृत जना नाम भाषा प्राकृतम, और दूसरा प्रकृत भाषा, मूल से उत्पन्न अर्थात संस्कृत की पुत्री। जन भाषा के रूप में प्राकृत की स्थिति वैदिक संस्कृत जनसाधारण में प्रचलित भाषा थी और धीरे धीरे यह साहित्यिक भाषा को प्रभावित करते हुए स्वयं भी प्रभावित होते आगे बढ़ी। प्राकृतों के भेद के संदर्भ में, प्राकृतों के भेद के संदर्भ में थोड़ा सा बात करते हैं। प्राकृतों के भेद के संदर्भ में भारत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता, उन्होंने प्राकृतों के 7 प्रकार के प्राकृतों का उल्लेख किया है, जिसमें सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्या, वाहलिकी, आवंती तथा प्राच्य। परंतु ये जो 7 भरत मुनि ने जिन 7 प्राकृतों की चर्चा की, वो 7 प्राकृतों में से सभी को साहित्यिक प्रतिष्ठा नहीं मिली। उनमें से कुछ को साहित्यिक प्रतिष्ठा मिली। जिन प्राकृतों को साहित्यिक प्रतिष्ठा मिली उनको हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। मुख्यतः हमें प्राकृत के जो भेद देखने को मिलते हैं जिन्होंने साहित्यिक प्रतिष्ठा प्राप्त करी, उनमें से है सौरसेनी प्राकृत, और इसका जो क्षेत्र रहा है मथुरा या सूरसेन जनपद, और दूसरा रहा है पैसाची प्राकृत, उत्तर पश्चिम कश्मीर का क्षेत्र। तीसरा महाराष्ट्री प्राकृत, जिसका क्षेत्र महाराष्ट्र। चौथा अर्धमागधी प्राकृत, मागधी और सौरसेनी के मध्य का प्राकृत है, के मध्य के जो क्षेत्रों में ये इस प्राकृत का प्रयोग किया गया। और अगला प्राकृत रहा मागधी प्राकृत, जो मगध के आसपास के क्षेत्रों में इसका व्यवहार किया जाता रहा है। अब बात करते हैं हम मध्य भारतीय आर्य भाषा के तीसरे चरण की, जिसे हम अपभ्रंश भाषा के रूप में जानते हैं। अपभ्रंश भाषा का काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग जो है, इस भाषा को अवहट, देश भाषा, देसी भाषा आदि अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। अपभ्रंश के भेदों, जिस तरीके से प्राकृत के भेद रहे उसी तरीके से अपभ्रंश के भी भेद देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, इसके हम भेद को थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से पाली और उसके बाद प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश का जैसे विकास हुआ, जो निकल के आगे बढ़ती आई और प्राकृतों का भेद रहा, उसी तरीके से प्राकृत के भेद के समान ही अपभ्रंशों के भी भेद रहे, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश, और इस सौरसेनी अपभ्रंश से जो भाषा उनसे विकसित हुई, उनमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। उसी तरीके से अपभ्रंश पैसाची अपभ्रंश, जिससे पंजाबी लहंदा भाषा का विकास हुआ, ब्राचड़ अपभ्रंश जिससे सिंधी भाषा, खस अपभ्रंश जिससे पहाड़ी भाषा, महाराष्ट्री अपभ्रंश जिससे मराठी भाषा, अर्धमागधी अपभ्रंश जिससे पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश जिससे बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया भाषाओं का विकास हुआ। अभी तक हमने देखा कि हिंदी जो है किस परिवार के अंतर्गत आती है और किस भाषा परिवार के अंतर्गत आने के साथ साथ किस तरीके से संस्कृत, फिर संस्कृत से प्राचीन मध्यकालीन आर्य भाषा काल में संस्कृत, फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में संस्कृत, फिर उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, इस तरीके से हिंदी का विकास क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अपभ्रंश भाषा
के बाद विद्वानों ने अवहट भाषा को भी हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सौरसेनी यानी परिनिष्ठित अपभ्रंश में देसी बोलियों के मिश्रण एवं साहित्य के जिस रूप का विकास हुआ उसे अवहट कहा जाता है। हिंदी भाषा के विज्ञानों ने अवहट को हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण स्थान दिया है और अवहट के संदर्भ में कहा है कि सौरसेनी, हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश के बाद अवहट का, जैसे जैसे धीरे धीरे भाषा का विकास होते जा रहा है, अपभ्रंश के बाद अवहट भाषा आई और अवहट भाषा जो है सौरसेनी यानी परिनिष्ठित अपभ्रंश में देसी बोलियों के मिश्रण एवं साहित्य के जिस रूप का विकास हुआ उसे अवहट कहा गया। और अवहट में जो रचनाएं हुई उसमें संदेश रासक, अब्दुल रहमान का बाहुबली रास, शालिभद्र शूरी, प्राकृत पैंगलम, उक्त व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति जी की आदि ग्रंथ जो हैं अवहट भाषा में ही लिखे गए और इनमें हिंदी के रूप उभर कर देखने को मिला। हम अवहट से आगे बढ़ के थोड़ा सा बात करते हैं संध्या भाषा के बारे में। संध्या भाषा के बारे में आदिकाल का समय हम जानते हैं, आदिकाल जो कि सिद्धों के समय के आसपास रहा है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो काव्य, ये आदि काल की रचनाएं रही हैं। तो आदिकाल में जो सिद्ध थे आदिकालीन, वो जो उन्होंने अपने आध्यात्मिक और अलौकिक रहस्योद्घाटन के लिए जिस भाषा शैली का प्रयोग किया उसे संध्या भाषा कहा गया और इसी में ही हिंदी के आरंभिक रूप के दर्शन देखने को मिले। इस तरीके से हम बात करते हैं आधुनिक भारतीय भाषा, जिसमें आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी। तो हिंदी को भी हम देखते हैं कि हिंदी ने किस तरीके से विकास पाया। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, और ये जो कालखंड रहा है 1100 ईस्वी से 1400, ये हम हिंदी साहित्य को अगर देखें तो हिंदी साहित्य का ये आदिकाल कहा जाता है। और हिंदी का जो विकास है धीरे धीरे करके अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी जो उससे जिस भाषा का विकास हुआ उससे हिंदी का विकास माना जाता है। और प्राचीन हिंदी जो है जिसका कालखंड हमने अभी बात की 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, जिसे हम आदिकाल के समय का आदिकाल के रूप में जानते हैं, इस समय हिंदी ने विकास अच्छी खासी विकास करी। चूँकि अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो अपभ्रंश का जो कालखंड रहा है वो लगभग 1200 ईस्वी के आसपास तक गया है, परंतु हिंदी जो है लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास हिंदी के रूप साहित्य जगत में देखने को मिल रहे थे। इसीलिए 8वीं शताब्दी के जो अपभ्रंश कवि रहे हैं स्वयंभू, और इनकी रचनाओं में हिंदी के प्राचीन रूप देखने को थोड़े थोड़े मिलने लग गए थे। परंतु हिंदी का जो स्पष्ट रूप है जिससे हम पुरानी हिंदी, प्राचीन हिंदी, पुरानी हिंदी कहते हैं, वो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के आसपास के आदिकालीन साहित्यों में देखने को मिलता है, जिनमें रासो काव्य, सिद्धों के काव्य, नाथों के काव्य, जैन काव्य साहित्य, इनमें इन रूपों को देखने को मुख्यतः जैन साहित्य जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया और जैन साहित्य की जो भाषा, जो जैन साहित्य से संबंधित जो साहित्य रहा है वो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था।
अगला हम बात करते हैं मध्यकालीन हिंदी, जिसका समय 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी के आसपास। इस काल तक हिंदी ने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया था और ये निरंतर हिंदी जो है अपने विकास पथ पे अग्रसर हो रही है। आधुनिक काल 1850 से अब तक हिंदी ने अब तक बहुत विकास किया। संस्कृत हिंदी के विकास क्रम को इस तरीके से हम देखते हैं: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक हिंदी। तो जो हिंदी हमें आज देखने को मिलती है उसने बहुत से सोपानों को पार करते हुए आज जिस हम हिंदी की बात करते हैं वो हिंदी हमारे पास आज देखने को मिलती है। और इन समयों में हिंदी ने अपने आप को विकसित करते हुए आगे बढ़ती चली गई। विश्व की बहुत सारी भाषाओं में हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें ग्राह्यता है, जो अपने में बहुत सारी चीज़ों को ग्राह्य कर लेती है, चाहे वो चीनी के शब्द हों, अरबी के शब्द हों, फारसी के, अंग्रेजी के शब्द हों। हिंदी भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे इससे ये भिन्न ना हो। तो हिंदी का ये एक महत्वपूर्ण गुण है ग्राह्यता, जिससे हिंदी अपने आप को विकसित समृद्ध करते हुए आगे बढ़ते चली जा रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हिंदी जो है भारत के भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, भारोपीय हिंदी भाषा परिवार, उसको 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। 3 कालखंडों में मोटे तौर पे विभाजित किया गया: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन आर्य भाषा काल की प्रमुख भाषा के रूप में संस्कृत रही और मध्यकालीन आर्य भाषा के संस्कृत के 2 रूप देखने को मिलते हैं उस समय: वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में सारे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, वाल्मीकि जी की रामायण महाभारत की रचना हुई। उसके बाद जैसे जैसे विकास होते चला गया, मध्यकालीन आर्य भाषा काल को देखें तो मध्यकालीन आर्य भाषा काल में प्रमुख 3 रूप उभर कर आए: पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली भाषा बौद्ध धर्म संबंधित धर्मग्रंथ इसमें लिखे गए। प्राकृत में जैन मुनियों ने अपने धर्म से संबंधित उपदेश प्राकृत में ही किए और कुछ अपभ्रंश, उसके बाद अपभ्रंश में भी जैन धर्म से संबंधित उपदेश हमको देखने को मिलते हैं। और साथ ही अपभ्रंश का जो कालखंड रहा है वो कहीं नहीं, ये थोड़ा सा समाज में धार्मिक एक विकास का कालखंड रहा है। इस समय धर्म से संबंधित, उपदेशों से संबंधित बहुत से धर्माचार्यों ने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज को प्रेरणा देने का प्रयास किया। अपभ्रंश में हिंदी के बहुत से रूप इस समय उभर कर सामने आ रहे थे। आगे जैसे बढ़ते हैं, अपभ्रंश के बाद अवहट में हिंदी के बहुत ज़्यादा रूप देखने को मिलते हैं और जिसमें संदेश रासक हो, अब्दुल रहमान का या फिर कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति जी की, इनमें हिंदी के बहुत ज़्यादा रूप देखने को मिलते हैं। और अवहट के बाद जब हम प्रारंभिक हिंदी की बात करते हैं, ये जो प्रारंभिक हिंदी रही है 11वीं शताब्दी के से 14वीं शताब्दी का जो कालखंड रहा है, इस समय तक हिंदी ने अपने आप को बहुत समृद्ध कर लिया और साहित्य के क्षेत्र में हिंदी ने अपना स्थान स्थापित कर लिया था। तो इस तरीके से आज हमने हिंदी के विकास क्रम को देखा कि किस तरीके से हिंदी ने विभिन्न सोपानों से बढ़ते हुए आधुनिकता का रूप ग्रहण किया और हिंदी आज हमारे पास सशक्त रूप से स्थापित है।